नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लगभग 2 से 3 दिन से आपको लेक्चर नहीं देखने को मिल रहे होंगे। उसका मुख्य कारण है कि एक घटना ऐसी घटित हो गई परिवार में, जिसके कारण मैं रेगुलर आपका वीडियो नहीं बना पाया। परंतु अब से आपके पास रेगुलर वापस से वीडियो आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम आप सभी को पता है MPPSC 2026 के लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को देख रहे हैं। ठीक है, कला संस्कृति में अब हमारा जो अगला टॉपिक था, हम इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक आप सभी को पता है, हमने सीहोर के युद्ध यानी हमारे चैन सिंह के बारे में पढ़ा, फिर बुंदेला विद्रोह के बारे में पढ़ा, फिर 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन जो हुए या मध्य प्रदेश की प्रमुख घटना जो हुई, जिसमें एक प्रमुख घटना थी जंगल सत्याग्रह, जहां से पिछली बार प्रश्न आया था, उसे पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम 1920 से लेकर 1949 तक जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद मैं आपके लिए मध्यकालीन इतिहास चालू कर दूंगा, जिसमें मैं आपको एक एक रियासत के छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा, क्योंकि अब रियासत आप एक बार पढ़ लोगे तो लगभग आपका मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको मालवा के कुछ राजवंशों के बारे में बता दूंगा, जो प्रमुख राजवंश हैं। तो ऐसे करते करते हम इसके क्या हो जाएंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। और देखिए दोस्तों, MPPSC 2026 का भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, परंतु जब भी आएगा उससे पहले हम मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। यानी हमारे आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वह टेस्ट में पूछा गया है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर होता है, और तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, लेक्चर नंबर 18 है आज हमारा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश में हुए असहयोग आंदोलन से लेके जो भोपाल में हत्याकांड हुआ, वहाँ तक हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत में 1919। उसका प्रमुख कारण क्या था, जो रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी, उस रॉलेट एक्ट के कारण क्या हो रहा था कि जो हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे, उन्हें पुलिस सीधे जेल में डाले दे रही थी, बिना कुछ उनके ऊपर जांच बैठाए या कुछ तहकीकात किए। सीधे उनको 2 साल तक इसमें डाल देना था, जेल में। अब गांधी जी यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि भारत में एक बड़ा आंदोलन हो, तो सबसे पहले गांधी जी रॉलेट एक्ट में शामिल होते हैं और रॉलेट एक्ट का विरोध करना स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट से आगे हम देखते हैं कि हमें एक भारत में एक प्रमुख आंदोलन, आज सहयोग आंदोलन चालू होता है। देखिए, यहाँ पर आज सहयोग आया है। देखिए, गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग कर रहे हैं, जैसे उनके यहाँ से हमारे यहाँ फॉरेन क्लोथ्स आते हैं, यानी जो विदेशी कपड़े आते हैं, उन विदेशी कपड़ों को हम पहन रहे हैं। ठीक है, यानी उससे क्या हो रहा है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी है। फिर गांधी जी ने बोला कि देखिए, वो कभी कभी आपको क्या करते हैं, कुछ कुछ अच्छी अच्छी डिग्रियां दे देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, आप उनसे अच्छे हंसने बोलने लगते हो, तो वो बेकार है। फिर गांधी जी बोलते हैं कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कूल वगैरह में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से भी इनको डायरेक्ट रूप से अधिकारी मिलते हैं, साथ में इनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ये सभी में हम इनका सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना आगे बढ़ गई है। तो गांधी जी बोलते हैं हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है असहयोग आंदोलन या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसमें हमें मेनली क्या करना है, इनका सहयोग नहीं करना है। कभी हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेंगे, और जब एक्शन हो जाएगा तो असहयोग किस में बदल जाएगा, एक असहयोग आंदोलन में बदल जाएगा। तो गांधी जी के इस कहने पर आप सभी को पता है, भारत में जो मेनली भारत वाले जो फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ आते थे, कपड़े वगैरह, उनको त्याग देते हैं। साथ में हमने देखा कि ये जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेजेस में पढ़ते थे, वो कॉलेज त्याग देते हैं। जो गवर्नमेंट टीचर थे, वो गवर्नमेंट की नौकरियां करते हैं, वो भी नौकरियां त्याग देते हैं। तो ऐसा असहयोग आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैलता रहा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था नागपुर, और नागपुर आप सभी को पता है, पहले
पार्ट ए, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना था, उसका एक प्रमुख हिस्सा था। ठीक है, उसे ही नागपुर उसकी राजधानी थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे महात्मा गांधी होते हैं वो महात्मा गांधी नागपुर पहुँचते हैं। नागपुर में सेठ गोविंद दास, कैलाशनाथ काटजू, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी से मिलते हैं, जबलपुर में मिलते हैं, फिर इनको नागपुर में बुलाते हैं और नागपुर में इनसे अच्छे से बैठ के बैठक करते हैं कि हमें असहयोग आंदोलन में मेनली करना क्या है। ठीक है, अब वहीं से गांधी होते हुए नागपुर से कहाँ पर पहुँचते हैं, 1921 में छिंदवाड़ा में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी हमारे होते हैं, उनका नाम रहता है बादल भोई। यह गोंड जाति के एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कहाँ से थे, छिंदवाड़ा से थे। यहाँ पर गांधी जी इनसे क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुलाकात करने के बाद बादल भोई से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनजातीय व्यक्ति को क्या कीजिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कहिए। तो बादल भोई वही करते हैं। बादल भोई क्या करते हैं, लोगों को असहयोग आंदोलन में गांधी जी के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात करते हैं। और यहाँ पर फिर देखिए छिंदवाड़ा वाले एरिया में जो पूरे आदिवासी भाई बहन हैं, सभी मिलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, खंडवा, और खंडवा के बाद वहाँ पहुँचते हैं जबलपुर, जहाँ पर वो सेठ गोविंद दास से मुलाकात करते हैं और सेठ गोविंद दास से बोलते हैं कि आपको जबलपुर से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करना है। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास जबलपुर से नेतृत्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात फैलती रहती तो सीहोर में भी बात फैल जाती। तो सीहोर में आत्मानंद और श्रद्धानंद दोनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, जो फॉरेन क्लॉथ्स रहते हैं, विदेशी कपड़े होते हैं, उन विदेशी कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है सीहोर में, और सीहोर की कोतवाली के सामने किसकी, फेल्ट की होली जलाते हैं। किसकी, फेल्ट की होली जलाते हैं, यानी जो विदेशी कपड़े हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, फेल्ट की होली कहा जाता है। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन कितना फैल गया था। यहाँ पर छिंदवाड़ा से कोई पूछेगा तो बादल भोई, सीहोर से पूछेगा तो आत्मानंद और श्रद्धानंद। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फेल्ट की होली जलाई गई थी, तो आपको याद रखना 1922 में सीहोर में किसकी होली जलाई गई थी, फेल्ट की होली जलाई गई थी। बादल भोई एक जनजातीय व्यक्तित्व में, आप सभी को पता है, याद रखना है, गोंड जनजाति से संबंधित है। इन्हीं के नाम पर बादल भोई राजकीय संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका वापस से उद्घाटन किया हुआ गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा बादल भोई से कब मुलाकात की गई, ऐसा एक बार प्रश्न आया था एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। साथ में बादल भोई की जनजाति के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वह किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए जबलपुर झंडा सत्याग्रह की हम बात करते हैं। देखिए 1922 में क्या होता है, चोरी चोरा कांड हो जाता है। क्या हो जाता है, चोरी चोरा कांड हो जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यहाँ पर जो भीड़ प्रोटेस्ट करती रहती है उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, तो उनको गुस्सा आता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है, जिसमें 22 या 25 लोग, 15 या 25 लोगों, पुलिस वालों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब गांधी जी बोलते थे कि मुझे जो भी मूवमेंट करना है उसे वायलेंस होके नहीं करना है, मुझे क्या करना है, नॉन वायलेंस होके करना है। परंतु चोरी चोरा घटना हमें ऐसी देखने को मिली कि उसमें क्या हो चुका था, वायलेंस हो चुका था। तो गांधी जी को गुस्सा आती है, तो गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। परंतु भारत में तो भैया एक चिंगारी छूट चुकी थी कि हमें क्या करना है, मेनली हमें स्वराज प्राप्त करके रहना है। तो जबलपुर झंडा सत्याग्रह जो भारत के नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 8 मार्च 1923 को जबलपुर जिले में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जबलपुर नगर पालिका चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस जीत जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस जीत जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कांग्रेस के दो प्रमुख नेता रहते हैं, पहला प्रेमचंद्र और कुशल चंद्र, ये दोनों क्या करते हैं कि जो नगर पालिका का मुख्यालय होता है, नगर पालिका के मुख्यालय पर चरखा युक्त झंडा फहरा देते हैं। क्या फहरा देते हैं, चरखा युक्त झंडा फहरा देते हैं। आप सभी को पता है 1921 में जो तिरंगा बनाया था ट्राई कलर का, वह महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। तो देखिए कोई सा भी आंदोलन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक हम सिंबल देते हैं, तो वैसे ही झंडा भी एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल होता था। तो गांधी जी क्या प्रेमचंद्र और कुशल चंद क्या करते हैं, वहाँ पर झंडा फहरा देते हैं।
परंतु उस टाइम जबलपुर के एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसका नाम रहता है ओर्टिस। क्या नाम रहता है? ओर्टिस। वो क्या करता है, गुस्से में जो तिरंगा है उसे उतारकर पैरों तले कुचल कुचल देता है। अब देखिए, भारत वाले वैसे ही तो अभी एक सत्याग्रह से बाहर आए थे या असहयोग आंदोलन से बाहर आए थे और उसकी चिंगारी अभी भी उनके मन में थी। वो तो गांधी जी ने क्या किया था, बीच में आके उसे समाप्त कर दिया था। कभी ऐसा बोला जाता है समाप्त नहीं करते तो ये पूरे भारत में फैल चुका होता। परंतु उस टाइम उसका एक फेल होने का एक यह भी कारण था कि लोगों को मालूम ही नहीं था, सब अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाल रहे थे असहयोग आंदोलन में। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को गुस्सा आता है तो यहाँ पर जो प्रमुख नेतृत्व करता रहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदरलाल तपस्वी, नरहरि अग्रवाल, नाथूराम मोदी, ये जाकर टाउन हॉल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, टाउन हॉल पर क्या करते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और अगले दिन टाउन हॉल पर क्या कर देते हैं, झंडा फहरा देते हैं। क्या फहरा देते हैं? झंडा फहरा देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो जाती है कि भाई ये जबलपुर में झंडा फहरा दिया, अब इन्होंने टाउन हॉल पे फहरा दिया। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आंदोलन बढ़ जाता तो उनको मालूम था कि असहयोग आंदोलन अभी समाप्त हुआ है, वो वापस से भी शुरू हो सकता है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये जबलपुर झंडा सत्याग्रह सफल हो जाता है तो उसके बाद 13 अप्रैल 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। क्या होता है? नागपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर झंडा सत्याग्रह आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये सभी बातें बहुत बार पूछी गई हैं, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं MPPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 के बारे में बताना चाहता हूँ। सर द्वारा मात्र 199 में आपके लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। इसमें आप डेली PDF के फॉर्म में अपनी सर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उन क्वेश्चन को PDF के फॉर्म में आप लिखकर सर को सेंड कीजिए। सर चेक कराएंगे, आपकी गलती बताएंगे, उसको एनालिसिस बताएंगे कि कैसे आपको कहाँ पर लिखना था। उसके बाद एक प्रॉपर क्लास होती है और सर उस क्लास में सभी बच्चे को आंसर लिखना सिखाते हैं। कभी आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या मैसेज करके सर से जानकारी ले सकते हैं कि सर इसमें क्या क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पैसा मत देखो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 199 रुपये कुछ नहीं होते हैं। आप 3 सैंडविच खा लोगे, बराबर हो जाएंगे। भाई 3 सैंडविच मत खाना एक दिन, संडे के दिन मत घूमना किसी के साथ, अकेले घूम लेना और संडे के दिन के जो पैसे बचे उससे क्या कर लेना, इस प्रोग्राम को खरीद लेना और 30 दिन रेगुलर होकर पढ़ के देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि MPPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब हमारा अगला आता है चरण पादुका नरसंहार। क्या आता है? चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1930 6 अप्रैल 1930 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन में हम क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? सहयोग नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम इनका सहयोग तो करेंगे ही नहीं, साथ साथ इनके द्वारा जो नियम या कानून बनाए जा रहे हैं, क्या नियम या कानून बनाए जा रहे हैं, उनको भी हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस था, उसमें हम सहयोग नहीं कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सहयोग नहीं करते हुए नियम और कानून को तोड़ रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या होगा, सभी जगह इनके नियम कानून तोड़े जाएंगे। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार टैक्स बढ़ाए जा रही थी। ठीक है, तो क्या होता है, छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे 14 जनवरी 1931 को सरजू दउआ नामक एक व्यक्ति होते हैं, उनके नेतृत्व में जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सों को बढ़ाती है, टैक्स को में इंक्रीमेंट करती है, उसके विरोध में क्या होता है, यहाँ पर एक मीटिंग होती है। अब इसकी जानकारी उस टाइम जो बुंदेलखंड था वहाँ के सागर में एक प्रमुख थे, उनका नाम था फिशर, उनको मालूम पड़ता है। अब फिशर क्या बोलता है, क्योंकि वो देख रहा था कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग बाग नियम कानून तोड़ रहे हैं, तो इसको गुस्सा आती है और ये कहाँ पर पहुँचता है, छतरपुर के उल्मी नदी किनारे पहुँचता है और वहाँ लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा अंधाधुंध फायरिंग हमने कहाँ पर देखी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखी थी। तो इसी कारण इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसी कारण इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यह MPPSC ने 2 साल पहले आपसे पूछा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, आपको याद रखना है।
अब देखिए अगला है पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल यानी आप समझ लो ये किसकी बात हो रही है, एक ट्रेन थी पंजाब मेल नाम की, उसकी बात हो रही है। यह ट्रेन क्या करती है, दिल्ली से चलती है और कहाँ पर पहुँचती है, खंडवा पहुँचती है। इसमें क्या होते हैं, एक ब्रिटिश अधिकारी बैठे होते हैं, हैक्सन, क्या नाम था, हैक्सन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं। अब उस टाइम भारत में क्या चल रहा था, आप सभी को पता है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब सॉरी, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो जब ये पंजाब मेल ट्रेन खंडवा रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो आंदोलनकारी का नाम रहता है देवनारायण तिवारी, वीर यशवंत सिंह और दलपत राव। ये क्या करते हैं, इस ट्रेन के डब्बे में हमला कर देते हैं और उसमें क्या होती है, ब्रिटिश अधिकारी हैक्सन की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। उस हमले में क्या होता है, ब्रिटिश अधिकारी जो हैक्सन होते हैं उसकी हत्या हो जाती है। साथ में हैक्सन अपने साथ एक कुत्ता लेके चलता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है यार ये भारतीय कर क्या रहे हैं, इनको आज़ादी के लिए ये हमारे अधिकारियों को मार रहे हैं, और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका पढ़ा लिखा अधिकारी कभी भी वो मरे। तो ये क्या करते हैं, गुस्से में तानन फानन में इसके खिलाफ जांच बिठा देते हैं, पुलिस से कहते हैं आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देवनारायण तिवारी होते हैं और कौन, वीर यशवंत सिंह, ठीक है, वीर यशवंत सिंह, इन दोनों को क्या दे दी जाती है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। वहीं दलपत राव को क्या होता है, काले पानी की सज़ा पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना 23-24 जुलाई 1931 को कहाँ पर होता है, खंडवा रेलवे स्टेशन पे होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं MPPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2026 के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये आपको मात्र 500 रुपये में मिल रही है। देखो अब इसमें क्या क्या मिलेगा, 50 यूनिट वाइज टेस्ट, 25 FLT प्लस PDFs, 3 चीज़ें मिल रही हैं 500 रुपये में। यानी ये दोनों को मिलाओगे तो टोटल 7500 प्रश्न हो जाएंगे, और PDF फ्री। PDF यानी आप क्या कर सकते हैं, इन PDF को निकला के अपने घर पे भी टेस्ट दे सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा कितना सही हो रहा है, या इनको निकला के इनमें 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ लो, तो कभी 3 भी आप जोड़ोगे तो लगभग 21,000 से अधिक प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। तो भाई इसको ज्वाइन करना ना भूलो, इन्वेस्टमेंट है, एक बार करके देखिए। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन PSC DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सोहावल नरसंहार या माजन गोली कांड भी कहा जाता है। यहाँ पर सतना में जुलाई 1938 में जब टैक्स में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है या कर वृद्धि हो जाता है, उसके विरोध में एक रैली निकाली जाती है। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी आकर गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें लाल भट्ट सिंह, मंदिर पांडे और रामसरे गोतक का क्या हो जाता है, गौतम का क्या हो जाता है, शहीद हो जाते हैं ये तीनों। ठीक है, याद रखना सोहावल नरसंहार कहाँ हुआ है, सतना में। फिर देखिए सराफा कांड 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की एक रैली निकलती रहती है, कहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन में मतलब भाग लेने के लिए यहाँ पर सराफा जो इंदौर में है वहाँ पर आंदोलनकारी बैठकर क्या करते रहते हैं, मेनली आंदोलन की तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 सितंबर 1942 को ब्रिटिश अधिकारी फायरिंग कर देते हैं, जिसमें आंदोलनकारियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना सराफा कांड इंदौर में हुआ था, कब, 1942 में। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट घटना है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अब देखिए कांग्रेस के हर साल सेशन हुआ करते थे, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन 1939 में कहाँ पर होना था, तो वहाँ होना था हमारे जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर के कहाँ पर, त्रिपुरी में। बहुत बार पूछा हुआ, ये कांग्रेस का कौन सा था, 52वां अधिवेशन था। यहाँ भी MPPSC ने हाल ही में एक एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सा अधिवेशन था। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है अध्यक्ष पद की। अब देखिए यहाँ पर क्या थे कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिया था, पुनः अध्यक्ष चुन लिया था। इससे पहले हरिपुरा अधिवेशन में भी कौन अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। परंतु गांधी जी का कहना था कि उनके एक समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। अब क्या होता है, इसमें जो पट्टाभी सीतारामैया क्या करते हैं, जब दोनों में चुनाव होता है कि किसको अध्यक्ष बनाए, तो इसमें क्या होता है, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। अब गांधी जी को ऐसा लगता है कि यार ये अपनी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, तो भैया उनको बुरा लगता है कि यार गांधी जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनके जो उन्होंने उतारा था उम्मीदवार उसे हरा दिया। तो इसके कारण क्या करते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं। फिर सर्वसहमति से क्या होता है, जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं उन्हें क्या बनाया जाता है, कांग्रेस के इस सेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। MPPSC ने पूछा हुआ है कि 52वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है।
अब देखिए रीवा में चावल आंदोलन होता है फरवरी 1947 में। यहाँ पर एक बेकार किस्म आती है जबरन लहवी नामक, उस चावल की किस्म का विरोध होता रहता है, जिस पर क्या होती है गोलीबारी हो जाती है, जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद नामक व्यक्ति क्या होते हैं शहीद हो जाते हैं। अब देखिए भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमारी आज़ादी के बाद होता है। ये उस टाइम रायसेन में होता है जो वर्तमान में भोपाल रियासत, उस टाइम किस में आती थी भोपाल रियासत में। ये होता है नर्मदा नदी के तट पर। यह आंदोलन क्या हो रहा था आप सभी को पता है कि जो नवाब साहब थे, नवाब साहब पाकिस्तान में जाना चाहते थे, आप सभी को पता है, परंतु वो बीच भारत में आता था, तो उसे हम क्या इसमें मिलाना चाहते थे भारत में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जो हमारे शंकर दयाल शर्मा हैं, उनके द्वारा रायसेन वाले क्षेत्र में सभी हिंदुओं को एकत्रित किया जाता है और उन्हें भोपाल रियासत में मिलाने के लिए वहाँ पर मजबूर किया जाता है। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जब नवाब को गुस्सा आ जाता है कि यार आप हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी रियासत में रहते हो, तो उनके एक सेनापति थे जफ़र अली खां। जफ़र अली खां क्या करते हैं गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें बैजनाथ गुप्त, छोटे लाल, भीरवान आदि क्या हो जाते हैं शहीद हो जाते हैं। इसे ही भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आपको याद रखना है 14 जनवरी 1949 को यहाँ हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख कांडों को पढ़ा या प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ा। इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 15 से 20 मिनट के वीडियो बन रहे हैं, इसको पढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि चरण पादुका नरसंहार कहाँ किस जिले में हुआ था। कौन सा चरण पादुका नरसंहार किस जिले में हुआ था, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।